हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्लासेस चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की क्लासेस पूरी हो चुकी है, राजस्थान भूगोल के भी ऑलमोस्ट टॉपिक पूरे हो चुके हैं। इसके साथ जो सीईटी में न्यू टॉपिक जुड़े थे वो भी पूरे हो चुके हैं। तो इसके साथ ही हम जो राजस्थान सेट जूनियर अकाउंटेंट जेवीनर वाली पोस्ट और यूजीसी नेट जिनमें कॉमर्स काम आती है, मैं उसकी क्लासेस भी करवा रही हूँ। तो वो भी उसकी भी प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमने जो राजस्थान भूगोल होता है, राजस्थान भूगोल, उसके जैसे जो भारत की भूगोल होती है वो हर एग्ज़ाम में आने लगी है। तो मैंने इसकी एक क्लास तो करा दी है। आज हम दूसरी क्लास ले रहे हैं जिसका नाम है जलवायु और मानसून तंत्र। तो हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की दशा तथा विस्तृत क्षेत्र व लंबी समयावधि 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं व विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा संरचना के कारण अनेक प्रकार की प्रादेशिक विभिन्नताएं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापमान, वर्षा, आर्द्रता व शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, जिसका अर्थ ऋतु होता है। मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब नौचालकों द्वारा किया गया था। मानसून एक प्रकार की मौसमी पवनें होती है जिसमें पवन की एक दिशा में पूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। भारत में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। 6 महीने में ये पवनें स्थल से जल की ओर तथा अगले 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है। इस कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल का तापमान 50 डिग्री, सर्दियों में लेह का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वहीं लेह, लद्दाख तथा राजस्थान के जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में जल की बूंदों के रूप में होती है। यही विभिन्नता है कि भारत की मानसूनी जलवायु को विशिष्टता प्रदान की गई है। ये तो हो ही गया। भारतीय जलवायु मुख्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भारत का उत्तरी भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारत का दक्षिणी भाग जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, उष्ण कटिबंध में आता है। भारत की मानसून प्रक्रिया तापमान की दशाओं द्वारा नियंत्रण होती है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा जून से सितंबर के दौरान होती है। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है, जिसे मानसून परिस्फोटक कहा जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में ये मानसूनी हवाएं केरल के अलावा कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। भारत में होने वाली वर्षा उच्चावच भू आकृतियों द्वारा नियंत्रण होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती जाती है। पश्चिमी घाट पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई में अधिक पाई जाती है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो लगभग 74% है। प्रत्यावर्ती मानसूनी वर्षा लगभग 13% है। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा लगभग 10% है। पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 3% वर्षा। भारत की ऋतुएं। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, जहां ऋतुओं को 3 आधार पर बांटा जाता है। वर्षा के आधार पर 4 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च। मानसून ऋतु के अंतर्गत मुख्यतः 3 ऋतु होती है: दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, उत्तर पूर्व मानसून ऋतु। कृषि के आधार पर 3 ऋतु: खरीफ ऋतु, रबी ऋतु, जायद ऋतु। भारत में मानसून की प्रक्रिया को ऋतु के माध्यम से समझा जाता है। ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु। भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि 15 मार्च से 15 जून होती है। इसे उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु या पूर्व मानसून ऋतु कहते हैं। आर्द्रता निम्न होती है, वहीं वाष्पीकरण व तापमान उच्च होता है। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा की ओर अग्रसर होती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। अप्रैल माह में प्रायद्वीपीय पठार के सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में औसत तापमान सर्वाधिक पहुंच जाता है। मई माह में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत अधिक तापमान पहुंच जाता है। तापमान उच्च होने के कारण निम्न दबाव क्षेत्र निर्मित होते हैं। फलस्वरूप उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म व शुष्क स्थानीय पर्वतें चलती है, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि के कारण स्थलीय शुष्क व गर्म पवनें जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है तो कुछ जगहों पे तूफान के साथ वर्षा होती है। इसी वर्षा को मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है, जिसे भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नार्वेस्टर। ये मानसून वर्षा जूट चावल की खेती के लाभदायक होती है। असम में इस मानसून पूर्व वर्षा को बोडो चिला कहा जाता है। वैसे बोडो चिला नार्वेस्टर का ही स्थानीय नाम है। असम में इसे चाय वर्षा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी, कर्नाटक व केरल में चेरी ब्लॉसम यहाँ कॉफ़ी के फूलों में खिलने में सहायक है। केरल व कर्नाटक में आम वर्षा, दक्षिण भारत में भी आम वर्षा। वर्षा ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु का समय 15 जून से 15 सितंबर होता है। उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, मेघ आवरण तथा वर्षा की बारंबारता इस मौसम की विशेषता है। ध्यान रहे कि भारत की मानसून वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। मार्च और अप्रैल माह में चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। ये भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। मई जून माह के आसपास अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का क्षेत्र उत्तर भारत में कर्क रेखा के ऊपर स्थापित हो जाता है। भारत में स्थापित ITC सेड का यह निम्न दाब का क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में बहने वाली जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा को हिमालय के उत्तर में खिसका देता है, जिसमें भारत में एक प्रबल निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये निम्न दाब का क्षेत्र विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाली व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके कोरियोलिस बल के प्रभाव में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ध्यान रहे कि जुलाई में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। यही दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानी जाती है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें मई के द्वितीय सप्ताह से सक्रिय होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का 74% से अधिक भाग प्राप्त होता है। इन पवनों से भारत में पहली वर्षा लगभग 15 मई को अंडमान निकोबार में होती है। भारत की मुख्य भूमि पर इन दक्षिण पश्चिमी पवनों से सर्वप्रथम वर्षा केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 जून को होती है, जिसे मानसून का परिस्फोटक कहते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी 2 शाखाओं अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित होती है। ये रहा डायग्राम। अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का वह भाग जो अरब सागर के ऊपर से प्रवाहित होता है, अरब सागर की शाखा कहलाती है। अरब सागर की खाड़ी की इस शाखा को 4 उपशाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहली पश्चिम राजस्थान होते हुए पंजाब तथा हिमालय के तराई क्षेत्र तक जाती है तथा हिमालय की श्रेणियों से टकराकर वर्षा होती है। राजस्थान में अरावली पर्वत की स्थिति इन पवनों के मार्ग के समांतर होने के कारण राजस्थान में इस शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा बहुत कम 50 सेंटीमीटर से भी कम है। दूसरी, गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में गिरनार, मांडव आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। तीसरी, नर्मदा व ताप्ती वंश घाटियों में प्रवेश करके देश के मध्यवर्ती भागों में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक वर्षा कराती है। यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ देश के मध्यवर्ती भाग में होने के बावजूद सापेक्ष अधिक वर्षा प्राप्त करता है। चौथी, यह अरब सागर की मुख्य शाखा है जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा करती है, किंतु
पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल पवनाभिमुख ढाल के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है, जिससे पूर्वी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। पूर्वी ढाल पर औसत वार्षिक की मात्रा 60 से 65 सेंटीमीटर है। अब बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रभावित होता है, बंगाल की खाड़ी को 4 उप शाखाओं में बांटता है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप पर वर्षा करती है, दूसरी म्यांमार में प्रवेश करती है, तीसरी मेघालय शाखा है जिसे संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा होती है। स्टूडेंट, मेघालय की शाखा को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहली तो केवल मेघालय में होती है, दूसरी होती है पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है ना। मेघालय में जो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों के कीपाकार आकृति के कारण है ना, यहाँ पे मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो चौथी होती है उसको अपन उत्तरी भारतीय शाखा कहते हैं, जो पश्चिमी बंगाल से क्रमश पूर्व से पश्चिम की ओर बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब तक जाती है। संपूर्ण मध्यवर्ती मैदान में वर्षा का मुख्य स्रोत यही शाखा होती है। पश्चिम बंगाल के पश्चात महाद्वीपीय सतह पर प्रभावित होने के कारण इन पवनों की आर्द्रता में लगातार कमी होती है। फलस्वरूप पश्चिम बंगाल से पंजाब तक क्रमश वर्षा की मात्रा में भी कमी होती है। पश्चिमी बंगाल के पश्चात महाद्वीपीय सतह पर प्रभावित होने के कारण इन पवनों की आर्द्रता में लगातार कमी होती है। फलस्वरूप पश्चिम बंगाल से पंजाब तक वर्षा की मात्रा में कमी होती रहती है। यह शाखा भारत के पूर्वी तट से पूर्वी घाटियों को पार करके भारत में आंतरिक क्षेत्र में वर्षा करती है। अब अपन मानसून वर्षा की विशेषता पढ़ेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी करते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जब पूर्वी जेट धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है। मानसून में विच्छेद पड़ेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून विच्छेद का क्या कारण होता है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। राजस्थान में मानसून विच्छेद कब होता है? जब वायुमंडल में निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगे। अब शरद ऋतु, मानसून और मानसून का निर्वचन पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है जिसका समय 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होता है। 1 सितंबर के आसपास से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़ के से समस्त भारत से निर्मित हो जाता है। इस समय लौटता हुआ मानसून सक्रिय होने लगता है क्योंकि सितंबर माह में दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत से लौटना शुरू कर देती है। इसलिए इसे मानसून का लौटना या मानसून का निर्वतन या मानसून का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। इस समय मौसम सुहावना हो जाता है। दिन के समय उच्च तापमान और रात के समय निम्न तापमान इस ऋतु की विशेषता है। सितंबर के माह में सूर्य के दक्षिणायन स्थिति होने के कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम की क्रियाविधि भी बंद हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में निर्मित निम्न वायुदाब धीरे धीरे उच्च वायुदाब में परिवर्तित होते हैं। वायुदाब में वृद्धि होने के कारण पवनों के प्रवाह की दिशा लौटते समय मानसून की दिशा के अनुरूप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इस तरह संपूर्ण भारत में मुख्यतः महाद्वीपीय पवन प्रभावित होती है। स्थल पर प्रभावित होने के कारण ये पवनें शुष्क होती है। इन पवनों से अर्थात लौटते समय मानसून भारत के आंतरिक स्थलीय भागों में वर्षा प्राय नहीं होती, परंतु जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों, विशेष रूप से तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र में वर्षा करवाती है। पूर्वी तटीय प्रदेशों पर लौटते समय मानसून से होने वाली वर्षा मुख्यतः शरतकालीन चक्रवातों के कारण होती है। पूर्व तटीय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के समय सापेक्ष शुष्क होता है और जबकि उत्तर पूर्वी मानसून के समय यहाँ अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा कोरोमंडल तट के सहारे होती है। कोरोमंडल तट पे मानसून जून से शुरू हो जाता है और मध्य दिसंबर तक लौटता है। यहाँ पे मानसून वर्ष में लगभग 6.5 महीने सक्रिय रहता है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्वी मानसून में दोनों में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन अचानक और विस्फोटक रूप में होता है, वहीं उत्तर पूर्व मानसून का लौटना धीरे धीरे होता है।
ध्यान रहे कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के जिन भागों में मानसून सबसे पहले पहुंचता है वहां पर सबसे अधिक समय तक रहता है, जबकि जिन भागों में देर से पहुंचता है वहां से जल्दी लौट आता है। फलस्वरूप दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु का काल 15 दिसंबर से 15 मार्च तक माना जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में रहती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम पाया जाता है। तापमान कम होने और उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित होने लगता है। इस उच्च दाब केंद्र से दक्षिण की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इस प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ये प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की प्रचलित पवनों का ही होता है, जिसे तकनीकी रूप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं। लौटते हुए मानसून से नवंबर दिसंबर माह में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। उपयुक्त पवनों के अतिरिक्त भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के ऊपर क्षोभ मंडल की सीमा पर एक अलग प्रकार का वायु संचरण पाया जाता है, जिसे पश्चिमी जेट प्रवाह कहते हैं। जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की सीमा पर 150 से 350 प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पवनें होती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब ये पश्चिमी जेट पवनें हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार के समांतर चलती है। इस स्थिति में हिमालय के उत्तर से गुजरने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप इन पवनों से अप्रभावित रहता है, लेकिन जब सूर्य की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है तब ये पवनें दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। फलस्वरूप हिमालय तथा तिब्बत की उच्च भूमियाँ इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप यह जेट प्रवाह दो भागों में विभक्त होता है। ये इस प्रवाह की एक शाखा तिब्बत के पठार में उत्तर में बहती है, वहीं दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस समय भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो दिसंबर, जनवरी व फरवरी में सक्रिय होते हैं। इन चक्रवातों को भारत व मध्य एशियाई देशों में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन चक्रवातों को भूमध्य सागर से खींचकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान व पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक ले जाते हैं। इन चक्रवातों के माध्यम से भारत के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आदि में शीतकालीन वर्षा होती है। ये शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। आईटीसी जेट का विस्थापन भूमि व सागरी भागों में विभिन्न दरों से गर्म होना। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन। एल नीनो। एल नीनो ये पेरू के तट पर दिसंबर माह में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। ये जलधारा जब पूर्व से पश्चिमी की ओर प्रवाहित होती है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एल नीनो ये पेरू के तट पर दिसंबर माह में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। ये जलधारा जब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर के जल को गर्म कर देती है, जिससे यहाँ एक निम्न दाब का क्षेत्र निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न दाब का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र तक होता है तो इस निम्न दाब के कारण ये भारतीय मानसून को अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे भारतीय मानसून तुलनात्मक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है, जिसे चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। दक्षिण दोलन। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम वैज्ञानिक सेवा के महानिदेशक सर गिलबर्ट वाकर द्वारा 1924 में दी गई थी। दक्षिण दोलन से अभिप्राय प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम परिवर्तनों के बीच सी-सा प्रतिरूप का पाया जाना है। ऐसा देखा गया है कि जब प्रशांत महासागर में वायुदाब उच्च रहता है तो हिंद महासागर में कम होता है। इसके विपरीत यदि प्रशांत महासागर में वायुदाब कम होता है तो हिंद महासागर में अधिक होता है। भारतीय मानसून उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख अवधारणाएं। भारतीय मानसून उत्पत्ति के संदर्भ में प्रमुख अवधारणाएं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का हेली का तापीय सिद्धांत एक प्राचीन अवधारणा है, जबकि फ्लोन का गतिक सिद्धांत आधुनिक अवधारणा। जेट स्ट्रीम परिकल्पना व अल नीनो परिकल्पना का विवेचन नवीन अवधारणा के अंतर्गत किया जाता है। हेली का तापीय सिद्धांत। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना एडमंड हेली ने 1686 में किया था। इसे मानसून का क्लासिक या मूलभूत सिद्धांत भी कहा जाता है।
पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। इन दोनों दबाव का जो अंतर होता है उसे दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, दाब में अंतर जितना अधिक होगा, पवनों की गति भी उतनी अधिक होगी। मानसून के तापीय सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनें जल व स्थल के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। इस अवधारणा के अनुसार एशियाई मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का मुख्य कारण स्थल व जल के तापमान के अंतर का प्रभाव है, अर्थात ये महाद्वीपों व महासागरों के अंतरीय तापन के कारण उत्पन्न होता है। हेली ने अपने सिद्धांत में मानसूनी भागों को दो भागों में विभाजित किया: ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून ग्रीष्म में सूर्य उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा पर लंबवत होता है, अतः एशिया और विशेष रूप से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्न दाब की स्थिति पैदा हो जाती है और समुद्र में अपेक्षाकृत उच्च दाब के कारण समुद्री पवन स्थल की ओर चली जाती है और यहाँ वर्षा होती है। एशिया में इस मानसून की दो शाखाएं होती है: चीन तथा जापान की मानसून शाखा और दक्षिण एशिया की मानसून शाखा। ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून अथवा भारतीय मानसून भी कहा जाता है। भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में इसकी दो शाखाएं, बंगाल की खाड़ी और अरब की शाखा। यह मानसून केरल से प्रवेश करता है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून में ज़्यादा वर्षा नहीं होती। इसके साथ ही पश्चिम घाट की दूसरी तरफ भी अधिक वर्षा नहीं होती। ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। शीतकालीन मानसून शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। एशिया महाद्वीप पर बेकाल झील तथा पेशावर के पास उच्च दाब स्थापित हो जाता है। समुद्री क्षेत्रों में विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे स्थलीय पवन समुद्र की ओर चलती है। इन हवाओं में आर्द्रता की कमी होती है, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण जब ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, जिसे कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। इसे लौटते मानसून की वर्षा कहते हैं। इस मानसून को उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्लोन ने दिया था। इसके अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायुदाब व पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है। विषुवत रेखा के निकट व्यापारिक हवाओं के मिलने से अभिसरण उत्पन्न होता है, जिसे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। यह अभिसरण विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में होता है। उत्तर सीमा उत्तर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण सीमा तथा दक्षिण सीमा दक्षिण अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण सीमा कहलाते हैं। ध्यान रहे कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण व्यापारिक पवनों के मिलने से होता है। ग्रीष्मकालीन सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण सीमा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में विषुवतीय रेखीय शांत पवनें चलती है। ये दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। इसके साथ ही चक्रवात तथा तूफान भी सक्रिय हो जाता है। ध्यान रहे कि जुलाई के अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास स्थित होता है। इसके विपरीत शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होने पर पवन पेटियाँ दक्षिण की ओर हो जाती है। दक्षिण अभिसरण सीमा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिण पूर्वी एशिया से उत्तरी अभिसरण सीमा हट जाती है और वहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें विस्तृत हो जाती है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। सर्वप्रथम एम.टी. इन महोदय ने जेट स्ट्रीम को भारतीय मानसून से जोड़कर मानसून उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। ऊपरी वायुमंडल 9 से 12 किलोमीटर में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रणाली, जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून यानी शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति में मदद मिलती है। इसकी विशेषताएं 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रभावशाली पहाड़, भूविपक्षी भवनों के विश्वाकार बैंड, अनियमित और ऋतुवत विस्थापन प्रदर्शन। शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया
में पछुआ जेट स्ट्रीम या उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हैं। जब तक यह तिब्बत के पठार में पहुंचती है तो अवरोध के कारण दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तिब्बत के पठार के उत्तर के पठार से समांतर बहने वाली, दूसरी हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर चलती है, जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पे पश्चिम विषुव लाती है। ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरायण के समय या सूर्य रेखा के ऊपर स्थित होने पर सभी ताप कटिबंधों का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी तिब्बत के पठार के उत्तर में विस्थापन हो जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षेत्रीय व मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार पर उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षेत्रीय और मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार पर अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण, वायु का गर्म होकर ऊपर उड़ना से क्षोभमंडल के ऊपर की परतों में विकसित उच्च वायुदाब के केंद्र से होती है। उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को ही उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु के अवरोहण से उच्च वायुदाब का विकास होता है। यहाँ से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती है तो कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के तट से टकरा के वर्षा करती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। जून के प्रारंभ में अत्यधिक निम्न वायुदाब व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून बड़ी तेजी से हिंद महासागर की ओर देश की ओर बढ़ते हैं। इस समय अचानक ही तीव्र मेघ गर्जन होता है, बिजली चमकती है, इसके साथ ही तेज वर्षा आरंभ हो जाती है। इस स्थिति को मानसून का फटना कहते हैं। पी कोटेश्वरम का मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत। पंचेती कोटेश्वरम भारतीय मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने विश्व मौसम विज्ञान संगठन में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने एम.टी. इन महोदय के चेन स्ट्रीम सिद्धांत में संशोधन प्रस्तुत किया। इन्होंने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण वायुमंडल स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया। वे निष्कर्ष पे पहुंचे कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का उत्तर की ओर पलायन इस बात का पहला संकेत है कि भारत में मानसून का मौसम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अल नीनो और भारतीय मानसून। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल एनसीईआरटी के अनुसार बाद प्रकट होता है। इसका प्रभाव आमतौर से 2 से 7 वर्षों में देखा जाता है। इसके कारण संसार में विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती है। इसका शाब्दिक अर्थ बालक ईसा का बच्चा है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। ध्यान रहे कि दक्षिणी गोलार्ध में पेरू में दिसंबर का महीना गर्मी का होता है। इस तंत्र में महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखा उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी हमलोट या पेरुवियन धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। अल नीनो का निर्माण प्रशांत महासागर के परिसंचरण प्रतिरूप से जुड़ा है। इसे दक्षिणी दोलन वायुमंडल दबाव का परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। 1987 में भारत में जो सूखा पड़ा था उसका कारण अल नीनो को ही माना जाता है। 1999-91 अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 10 दिनों की देरी हो गई। वर्ष 1998 में अल नीनो वर्ष घोषित किया गया। जब अल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है तो इसकी मौदोकी कहते हैं। अल नीनो और भारतीय मानसून के बीच विपरीत अल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है तब इसे मौदोकी कहते हैं। अल नीनो और भारतीय मानसून के बीच विपरीत संबंध है। इससे भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि ये चावल, गन्ना, कपास और तिलहन जैसी गर्मियों की फसलों के उत्पादन को कम करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, वह कारण अल नीनो ही है। अल नीनो के प्रभाव से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अकाल व सूखे की स्थिति परिणाम स्वरूप वनों में आग लग जाती है। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में अच्छी वर्षा होती है।